हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो यहाँ आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जब हम भारत में संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आ गई। तो हम आपको बता दें कि जब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो हम आपको बता दें कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया कि कंपनी को यह विशेषाधिकार दे दिया कि कंपनी पूरब के देश के साथ व्यापार करेगी। मतलब कि केवल मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरब के देशों के साथ व्यापार कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी कंपनी इंग्लैंड की पूरब के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो यहाँ ये बताना ये चीज़ ज़रूरी है कि पूरब के देश कौन कौन से थे। तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको, जैसे कि भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया। ये तमाम ऐसे देश जो पूरब की दिशा में अवस्थित थे, तो उनके साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यह विशेषाधिकार दे दिया गया। तो शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए यह विशेषाधिकार दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1609 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल तक यह विशेषाधिकार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन 1765 ईस्वी तक उसने भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी अधिकार प्राप्त करने का मतलब हो गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। और यह अधिकार उस समय मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो इसका मतलब 1765 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे रहा और 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हो गया। तो सिपाही विद्रोह होने के बाद इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से वह अधिकार छीन लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 1765 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। उसके बाद से 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक ब्रिटेन की सरकार ने भारत पे शासन किया। यहाँ एक चीज बताना अनिवार्य है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पे स्थापित हो गया तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसके नाम को आप ध्यान से देखिए। इसके नाम से आपको लग जाएगा कि ये इसके नाम के आगे एक्ट लगा हुआ है, मतलब ये किसी सरकार ने इस एक्ट को बनाया है। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा था। तो भारत भेजा था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड की सरकार ने भारत भेजा था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड की सरकार के द्वारा यह पहला कदम उठाया गया था। पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि पहले मद्रास और मुंबई में जो भी गवर्नर हुआ करते थे, उसी प्रकार से बंगाल में भी गवर्नर थे।
तो उनको पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसके अलावा इस एक्ट में एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यहां याद रखने वाली बात है कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, मतलब कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की मदद से गवर्नर जनरल को अपना शासन करना था। और पहला गवर्नर जनरल हमारा इंडिया का वारेन हेस्टिंग था, तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इसी एक्ट में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग जरूरी ये है याद रखना कि इस सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता केवल कलकत्ता तक थी, यानी कि कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों की सुनवाई यह सुप्रीम कोर्ट करता था। इसके बाद से 1781 का संशोधन अधिनियम आया। इसके बारे में आप लोग इतना जान लें कि इसको बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो सबसे जरूरी तत्व है वह यह है कि इस समय इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। हम यहाँ पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पहले चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, तो उसका शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलता था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखेगी। इस प्रकार से एक द्वैध शासन की स्थापना हो गई। यानी द्वैध शासन का मतलब यह हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा जाने लगा। इसके अलावा एक 1786 का अधिनियम भी आया। 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के शर्तों पर यह अधिनियम बनाया गया था। 1793 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट की यह विशेषता थी कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी को यह कह दिया गया कि भारत में वो प्रशासन वगैरह चलाते रहेंगे और उनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, यह अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो प्रायः दर्जनों बार परीक्षाओं में यह सवाल पूछ चुका है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। तो आप ये नोट कर लें कि चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार बना रहा। इसके अलावा इसी कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रबुद्ध बनाने यानी शिक्षित करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा के लिए भले ही 1 लाख रुपए का आवंटन दिया गया, लेकिन वो पैसा भी भारत में खर्च नहीं किया गया। अब 1833 का चार्टर अधिनियम आया। उसके 20 वर्ष यानी 1813 के 20 वर्षों बाद
1833 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी, वो जरा सा हम लोग देख लें। सबसे पहले यह इसमें बदलाव किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो हमने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, उसी प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इसी एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए, यानी कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट करके रखेंगे। अब हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। तो क्या है इसकी विशेषता, इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद और गवर्नर जनरल का विधायी परिषद दोनों अलग अलग था। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में जो हमने बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स के समय 4 मेंबर जोड़े गए थे, वो तो बरकरार रहे, बाद में उनकी संख्या को 1 कम कर दिया गया, लेकिन पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। यहाँ पर गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में जो पहले से जितने मेंबर थे वो तो रहे ही, इसके अलावा ये विधायी परिषद में 6 नए और पार्षद जोड़ा गया जिनको विधान पार्षद कहा गया, और यह एक छोटी संसद की तरह कार्य ये लोग करते थे। इसी एक्ट में भारत में आईसीएस की परीक्षा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1793, 1813, 1833 ये जितने भी एक्ट आए, इस एक्ट में कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 1853 का जो एक्ट आया उसमें कहा गया था कि कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो मेंबर हमने कहा था कि जो 6 मेंबर गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में जुड़ेंगे, उसमें से 4 का चुनाव स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। आप सभी को जानकारी होगी कि 1857 में भारत में सिपाही विद्रोह हो गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की सरकार ने पूर्ण रूप से भारत में राज करने के लिए सोच लिया। तो उसके बाद से जब हम देखते हैं कि 1858 से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर अब इंग्लैंड का शासन स्थापित हो गया और जो भी कार्य होता था ब्रिटेन की महारानी के नाम पर यह कार्य होते थे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या क्या किया गया? तो यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद आया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। जरा विशेषता हम लोग देख लें तो सबसे पहले यहाँ पर यह बता दें कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
इसके अलावा भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यहां याद रखने वाली बात है कि अब गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। इस प्रकार से भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। यहां यह बात भी याद रखेंगे कि हमने बताया था कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें हमने बताया कि एक द्वैध शासन प्रणाली की नियुक्ति हुई थी और इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब समाप्त कर दिया गया। अब भारत में शासन करने के लिए एक भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन हुआ तथा यही भारत का राज्य सचिव भारत पे संपूर्ण नियंत्रण रखता था तथा इस भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1858 के एक्ट के बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। तो नाम, इसके नाम को आप ध्यान से देखिए, भारत परिषद अधिनियम। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नर जनरल के नियंत्रण में जो विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद था, तो विधायी परिषद के संख्या में अब कुछ परिवर्तन किया जाएगा, इसलिए इसका नाम 1861 का भारत परिषद अधिनियम होगा। एक चीज यहां पर नोट करने वाली बात है कि 1857 के विद्रोह के बाद अब इंग्लैंड वालों को लग गया था कि जब तक भारतीयों का साथ उन्हें नहीं मिलेगा तब तक भारत में शासन करना संभव नहीं है। शासन में सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कुल 3 एक्ट लाए, जैसे कि 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम आपको बता दें कि क्या इसकी विशेषता थी। तो सबसे पहली विशेषता यह थी कि गवर्नर जनरल का जो विधायी परिषद था, जिसके बारे में हमने बताया था कि 6 अतिरिक्त पार्षद जोड़े गए थे, उसमें कुछ विस्तारित सदस्य यानी कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों का नाम उसमें जोड़ा गया। और 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि गवर्नर जनरल ने अपने कार्यकारी परिषद में इनको शामिल नहीं किया, इनको गवर्नर जनरल ने विधान परिषद में शामिल किया। इसी अधिनियम में वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के अनुमति के अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त हो गया। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसका इतिहास इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी चैप्टर के अगले भाग के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें।